अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हम जीआईटी की पैथोलॉजी कर रहे थे जिसमें हमने एसोफेजाइटिस में गर्ड को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अब हम बैरेट एसोफेगस को डिस्कस करेंगे। बैरेट एसोफेगस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको अच्छी तरह आप लोग कर लीजिएगा। बिफोर गोइंग फर्दर, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट द रीसेंट अपलोड्स। हमने गर्ड को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। गर्ड में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है वो बार बार एसोफेजियल स्फिंक्टर के टोन की लूज होने की वजह से या प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एब्डोमेन का वो बार बार रिफ्लक्स करता है एसोफेगस में और उसे इरिटेट करता है। सो दैट इज रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस। सो अगर एक लंबे अरसे के लिए गर्ड चलता आ रहा है तो उसके नतीजे में बैरेट एसोफेगस कैन डेवलप। गर्ड कैन लीड टू बैरेट एसोफेगस इफ इट इज क्रॉनिक। इसकी डेफिनेशन क्या है कि क्रॉनिक गर्ड लीड्स टू मेटाप्लेजिया ऑफ एसोफेजियल एपिथेलियम टू इंटेस्टिनल टाइप ऑफ एपिथेलियम। जो एसोफेगस के एपिथेलियम होते हैं, ठीक है, उनका मेटाप्लेजिया हो जाता है और वो इंटेस्टिनल टाइप के एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि बार बार स्टमक से एसिड का रिफ्लक्स हो रहा होता है। ठीक है, तो इनकी मेटाप्लेजिया हो जाता है। मेटाप्लेजिया क्या है? एक एपिथेलियम के टाइप का दूसरे एपिथेलियम के टाइप में चेंज होना इज कॉल्ड एज मेटाप्लेजिया। सो क्रॉनिक गर्ड लीड्स टू मेटाप्लेजिया ऑफ एपिथेलियम ऑफ एसोफेगस इनटू इंटेस्टिनल टाइप ऑफ एपिथेलियम। क्योंकि बार बार अगर इरिटेशन हो रही है गैस्ट्रिक एसिड से एपिथेलियम को, तो ये अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करेगा ताकि ये उस टाइप के एपिथेलियम में चेंज हो जाए जो कि वो एसिडिक इन्वायरमेंट, एसिडिक कंडीशन को बेयर कर सके। गर्ड क्रॉनिक अगर है, मैं लिख देती हूँ क्योंकि आपको डेफिनेशन तो पता होना चाहिए, वाइवा में पूछ लेते हैं। लीड्स टू मेटाप्लेजिया ऑफ एसोफेजियल एपिथेलियम टू इंटेस्टिनल एपिथेलियम। अच्छा, इंटेस्टिनल एपिथेलियम होता कैसे है? वो कुछ इस तरह का होता है, क्रेप्ट्स वगैरह बने हुए होते हैं और यहाँ पे बहुत सारी इसकी करेक्टरिस्टिक होती है। यहाँ पे म्यूसिन सिक्रीटिंग गोबलेट सेल्स होते हैं इसमें। यानी जो एपिथेलियम है एसोफेगस का, उसमें हमें बहुत सारे गोबलेट सेल्स मिलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एसिड को बेयर करने के लिए ये स्टमक की तरह क्यों नहीं बना? क्योंकि स्टमक का एपिथेलियम में तो एसिड बेयर कर रहा है। वो इसलिए नहीं बना क्योंकि स्टमक की एपिथेलियम में, उसकी म्यूकोसा में इस तरह के सेल्स भी होते हैं जो कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्दर वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे अगर उस तरह की सेल्स डेवलप हो गए यहाँ पर। सो मेटाप्लेजिया इंटेस्टिनल टाइप ऑफ एपिथेलियम में होता है। अब हम पैथोजेनेसिस को देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट और एमसीक्यूज़ में जो बातें पूछी जाती है उनको ज़्यादा आपको हाईलाइट करते हुए बताऊँगी। पैथोजेनेसिस में यही है कि मोस्टली केसेस में ये क्रॉनिक गर्ड ही इसका कॉज होती है, वही लीड करती है बैरेट एसोफेगस में। लेकिन इसकी एक बुरी बात ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज रिस्क होता है कि ये जो है एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाए। सो इंक्रीज रिस्क ऑफ एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा से इसका कोई ताल्लुक नहीं, एडिनोकार्सिनोमा से ताल्लुक है। ठीक है, सो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ में, वाइवा में पूछी जा सकती है। अदर देन दिस, जब हम एंडोस्कोपिकली से देखेंगे तो ग्रॉस अपीयरेंस में हमें इसकी रेड वेलवेटी अपीयरेंस मिलेगी। ठीक है, रेड वेलवेटी एरियाज मिलेंगे जो कि इन्फ्लेम्ड एपिथेलियम और इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा, पूरा इन्फ्लेम्ड एरिया होगा, इस वजह से हमें नज़र आ रहा होगा। अदर देन दैट वहाँ पे कुछ पेल पैचेस भी पड़े होंगे जो कि एसोफेजियल एपिथेलियम के होंगे, और जो गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन है वहाँ पे लाइट ब्राउन पैचेस भी हमें नज़र आते हैं जो कि स्टमक के एपिथेलियम के होते हैं। ग्रॉसली तो हमने ये देख लिया। माइक्रोस्कोपिकली इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, ये आप लाजमी जहन में रखिएगा कि हमें टिपिकल गोबलेट सेल्स नज़र आएंगे, गोबलेट सेल्स। सो ये इम्पॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है। ओके, क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में वही सिम्टम्स हमें नज़र आएंगे। पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग एंड हार्ट बर्न और कभी कभार वॉमिटिंग, इस तरह की कंडीशन। इसकी ट्रीटमेंट यही है कि क्रॉनिक जो गर्ड है उसको हम ट्रीट करें और मेटाप्लेजिया जो हो चुका है उसको हम रूटीन चेकअप में चेक करते रहें कि कहीं डिस्प्लेजिया की कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि डिस्प्लेजिया इस प्री कैंसरस कंडीशन ना, सेल्स बहुत ज़्यादा एटिपिकल फॉर्म में जा रहे होते हैं और फिर उसके बाद एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। सो हमें चेकअप रखना पड़ेगा पेशेंट पे। और हाई ग्रेड है तो सर्जिकल एसोफेजेक्टमी भी होती है, लो ग्रेड में रेडिएशन और एंडोस्कोपिक म्यूकोसेक्टमी एंड एब्लेशन वगैरह, ये सब इसकी ट्रीटमेंट में आते हैं।
Now we will discuss the last but not the least, eosinophilic esophagitis. सो eosinophilic esophagitis बहुत छोटा सा है, हम इसको जल्दी से देख लेते हैं. एज इंडिकेटेड बाय इट्स नेम, eosinophilic यानी इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट है वो ज़रूर 99% केसेस में कोई ना कोई एलर्जी की हिस्ट्री शो करता है. तो जब पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी है और फिर अगर वो इस चीज़ का एक्सपोजर हुआ है तो उससे एलर्जी के साथ साथ उसकी जो एसोफेगस है वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाती है उस एक्सपोजर की वजह से. ठीक है, मोस्टली केसेस में ये एलर्जी से रिलेटेड होता है. और फिर क्या होता है कि जब उसकी जो एसोफेगस इन्फ्लेम्ड हो गई यानी एसोफेजाइटिस डेवलप हुआ है, जब उसको देखते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, जो मोनोसाइट्स वगैरह नॉर्मली होते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स, वो तो मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें मार्क बहुत ज़्यादा इसिनोफिल्स भी मिलते हैं. ठीक है, पिछली कंडीशंस में भी हमें इसिनोफिल्स मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें काफ़ी ज़्यादा इसिनोफिल्स होते हैं, तो जिसकी वजह से हम इसे इसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस कहते हैं. ठीक है, तो इसमें आपको बस एक आध बात जहन में रखनी है कि एलर्जिक पेशेंट एलर्जिक कंडीशन में, अदर देन दिस मैनी eosinophils आर सीन. सो ये इसकी ख़ास बातें हैं जो आपको जहन में रखनी है along with inflammation. So here we complete esophagitis. Hope you like this video. Share it with your friends. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.